हेलो स्टूडेंट्स, CUET की इस तैयारी में मैं आपको आज बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 एंड दैट मीन्स यूनिट नंबर 2 है। यहाँ पर सॉरी फॉर दिस वन यूनिट नंबर 2, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसमें मैं आपको जो है डिमांड और यूटिलिटी से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, उनके बारे में बताऊंगा। तो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे इजी वे में, ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, डिटेल से समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उपयोगिता गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? उपभोक्ता का गणनावाचक, देखिए उपयोगिता के दो सिद्धांत प्रचलित थे। एक गणनावाचक सिद्धांत था और दूसरा था क्रमवाचक सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर गणनावाचक सिद्धांत और गणना का प्रस्तुत किसने किया, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? इसको हिंदी में बोला जाता है कॉर्डिनल। एक होता है ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब जिसको गिना जा सकता है, यानी कि उपयोगिता को 1 2 3 नंबरों में शो कर सकते हैं। किसने कहा था? ऑप्शन है मार्शल, पीकू, हिक्स, सैमुअल्सन। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? मार्शल ने कहा था। अब जो क्रमवाचक सिद्धांत है इसको देने वाले कौन थे? वो थे प्रोफेसर हिक्स। हिक्स एंड एलन ने, ठीक ना, इन्होंने कहा था कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, बस ये बता सकते हैं कि किससे कम और किससे ज्यादा उपयोगिता मिली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्यों? उपभोक्ता व्यवहार, एक बार में एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। जबकि ये जो तीनों है, आय विश्लेषण, समष्टि अर्थशास्त्र, ये जो आय विश्लेषण है और समष्टि अर्थशास्त्र का एक भाग है, यानी कि इसके अंतर्गत जब व्यापक तरीके से समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, ठीक ना। उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि की शक्ति है। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है। वस्तु की उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है। ये तीनों उपयोगिता की विशेषता है। जब तीनों ही उपयोगिता की विशेषता, यानी कि हम चूज करेंगे राइट ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? गोसेन के प्रथम नियम की बात करते हैं तो मांग करने उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है गोसेन का प्रथम नियम है। इसको घटती सीमांत उपयोगिता के नियम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है, आल्सो नोन एज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। गोसेन के दो नियम थे, एक तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये पहला नियम था, और दूसरा था सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ध्यान में रखिएगा। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अगर उपयोगिता की विशेषता की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले होता था, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, बिल्कुल सही है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है कि बस हर व्यक्ति की अपनी किसी वस्तु के लिए जो उपयोगिता है वो बदलती चली जाती है, सही है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक होता है, मतलब ये जो है किसी दूसरी चीज से इफेक्ट नहीं करता है। दैट इज राइट आंसर इज डी, इनमें से सभी, ये तीनों के तीनों जो है उपयोगिता की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता संबंध को समझो तो इस ग्राफ पे समझ सकते हैं। ये है कुल उपयोगिता TU और ये सीमांत उपयोगिता। तो कहने का मतलब ये है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, इस वाले पॉइंट में, तब सीमांत उपयोगिता कहाँ पर होगी? सीमांत उपयोगिता इस वाले पॉइंट में होगी, राइट। यानी कि जब कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है उस वक्त सीमांत उपयोगिता कैसी होती है? शून्य होती है, जीरो होती है। जैसे सीमांत उपयोगिता माइनस में जाती है वैसे ही हमारी कुल उपयोगिता घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है इसमें से। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बताया था, ठीक ना, लाइक दिस, ये वाला पॉइंट है। जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक, देखिए प्लस में है तो ये बढ़ रही है, ठीक ना। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है सबसे अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो ये घटने लगती है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि सम सीमांत उपयोगिता नियम जो है गोसेन का दूसरा नियम है। इसे गोसेन का दूसरे के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। रैगनर, फिश, मार्शल। मार्शल ने क्या किया था? मार्शल ने मांग का नियम दिया था, कई सारे नियम दिए थे जिन्होंने जो है, ठीक है ना, वो उपयोगिता का क्रम बच्चा, वो उपयोगिता गणना बचक सिद्धांत दिया। रैगनर, फिश जिन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा था, एक था व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इन्होंने सबसे पहले व्यष्टि और समष्टि वर्ड का यूज किया था। गोशेन के बारे में आप जानते हैं, अब राइट आंसर क्या है? सी, गोशेन। क्वेश्चन नंबर 9, उदासीनता वक्र क्या होता है? उदासीनता वक्र क्या होता है? मूल बिंदु की उन्नत दर और मूल बिंदु की अवनत। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? उन्नत दर, अवनत दर। देखिए उदासीनता वक्र इस तरह से बनता है। उदासीनता वक्र की सबसे बड़ी खासियत है कि उदासीनता वक्र किसी भी एक्सिस को, ना वाई एक्सिस को ना ही एक्स एक्सिस को छूता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज को हम जीरो नहीं करते हैं। तो ऐसे में ये जो मूल बिंदु है ओ
उसकी उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आता है। जब उल्टी दिशा में भागता हुआ नजर आता है उसको बोलते हैं उन्नतोदर, कि बाहर क्यों निकलता हुआ। अवनतो मतलब झुका हुआ। तो अवनतोदर जो होता है मूल बिंदु पर, वो होता है आपका क्या चीज, दैट इज होता है उत्पादन संभावना वक्र, जो कि ऐसा बनता है अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर जाता है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज। ये होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र और ये होता है उदासीनता वक्र। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवनतोदर होता है और उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा। फिर भी कोई डाउट होता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं। कोई वस्तु जब किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति को संतुष्ट करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो उसे बोलते हैं हम क्या चीज, उपयोगिता। दैट इज आल्सो नोन एज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूटिलिटी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 11, उपयोगिता का संबंध किससे होता है। लाभदायकता से, नैतिकता से, मानव आवश्यकता की पूर्ति से, इनमें से उपयोगिता का संबंध इन तीनों से होता है। लाभ, क्योंकि उपयोगिता करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपको नैतिकता की होती, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इनकी राइट आंसर हमारा इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उपयोगिता की माप की जा सकती है किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा, वस्तु की विनिमय के द्वारा, वस्तु की वजन के द्वारा, इनमें से कोई। ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, मार्शल के अनुसार किसी भी वस्तु की उपयोगिता को मापना है तो हमें मुद्रा का देखना, किसी वस्तु की मूल्य कितना है, किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाने के लिए हम तैयार है, उसे उसकी उपयोगिता कहते हैं। ठीक है ना, जो कम उपयोगिता होती है जाहिर सी बात है उसके लिए हम ज्यादा पैसे की देने नहीं चाहते हैं, जिसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है उसके लिए हम कुछ भी कीमत देने की चुका, वो उसकी उपयोगिता मुद्रा के द्वारा ही मापी जाती है। समसीमांत उपयोगिता के नियम को क्या कहा जाता है। समसीमांत उपयोगिता का नियम मतलब क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का या अपनी आय को इस प्रकार से अलग अलग वस्तु पर व्यय किया जाता है जिससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है, सभी से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, बराबर हो जाती है। मतलब अगर इसका प्रयोग करें इसकी जगह दूसरा, इसकी जगह दूसरा प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि एक की जगह पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सबसे मिलने वाली उपयोगिता एक समान होती है, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रतिस्थापन, मतलब एक जगह पर दूसरे का प्रयोग करना। ठीक है ना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र आनंदीमान एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बता दूं, आपको ये तटस्थता वक्र है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडिफरेंस कर्व, हिंदी में इसका दूसरा नाम होता है अनाधिमान वक्र, और एक है नाम, मैं थोड़ी देर पहले भी इसको बताया था, उदासीनता वक्र। ये तीन नाम से जाना जाता है इसको। और का झुकाव कैसे होता है, इसका झुकाव इस तरह से होता है, ठीक है ना, बाएं से दाएं। ठीक है ना, बाएं से दाएं झुका हुआ होता है। ठीक है ना, देखिए ऊपर से नीचे और उल्टे दिशाओं की भागता हुआ नजर आता है। 15, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को योग को क्या कहते हैं। सभी इकाइयों का प्रयोग कर लिया और उनकी उपयोगिता को जोड़ लिया तो वो हमेशा कुल उपयोगिता होती है। ठीक है ना, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, टीयू। क्वेश्चन नंबर 16, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया है। उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत मैंने पहला दूसरे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि मार्शल ने दिया था उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत, और प्रोफेसर हिक्स और एलन ने दिया था क्रमवाचक सिद्धांत। उनके अनुसार उपयोगिता को क्रम प्रदान कर सकते हैं, किससे ज्यादा किससे कम उपयोगिता की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ना, दैट इज हिक्स एंड एलन। क्वेश्चन नंबर 17, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मूल प्रतिपादक कौन थे। क्वेश्चन घुमा के आ गया, क्वेश्चन ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक प्रोफेसर गोसेन है, और इसको गोसेन का पहला नियम कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, दैट इज सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। उपयोगिता, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता और वस्तु की मूल्य दोनों आपस में क्या होता है, मुद्रा का सीमांत मूल्य और वस्तु का सीमांत उपयोगिता जब दोनों ही आपस में बराबर हो जाता है, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होता है, यानी कि जितना पैसा खर्च किया उसके बदले में मिलने वाली यूटिलिटी जो होती है ना, वो बराबर हो जाती है, दोनों की सीमांत उपयोगिता बराबर होती है। इसके लिए ये वाला पॉइंट ऑप्शन नंबर ए चूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की संतुलन करने की क्षमता क्या होता है। कोई भी वस्तु जब किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि को क्षमता करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करता है, तो उसको हम उपयोगिता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी।
उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या करना पड़ता है? वस्तु की उपयोगिता किस उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, सीमांत उपयोगिता मूल्य के समान। ध्यान में रखिएगा, एक वस्तु सर्वाधिक संतुष्टि मतलब एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता यानी कि MU और उसके मूल्य की उपयोगिता दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन नंबर ए। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता कैसी होगी? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी लाइक दिस, तब कुल उपयोगिता कैसे होने लगती है? घटने लगती है। क्या होने लगती है? घटने लगती है, नीचे की ओर गिरने लगती है। ऑप्शन नंबर बी। 22, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है। तो ऑप्शन है, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में और उसके संख्यात्मक रूप में यानी कि नंबरों में गिना सकता है। ऑप्शन नंबर ए और सी। तो यहाँ पर डी वाला है, जब पर ए और सी दोनों को बता रहा है। 23, मांग में कौन सा तत्व निहित होता है? मांग में वस्तु की इच्छा, वस्तु की निश्चित मूल्य, साधन व्यय करने की तत्परता, ये तीनों ही वस्तु की मांग की परिभाषा के अंतर्गत जुड़ा हुआ रहता है। तभी वस्तु की मांग, यानी कि वस्तु की मांग से कहते हैं, वस्तु की मांग मतलब क्या होता है? किसी वस्तु की, ठीक है ना, जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के एक निश्चित मूल्य पर, ठीक है ना, निश्चित मूल्य पर व्यय करके उसको खरीदने का चाहता है, तत्पर होता है, तो उसे वस्तु की मांग कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट आता है कि वस्तु खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, उसका मूल्य भी होना चाहिए, और साथ सी बात है कि जो पैसे होते हैं वो खर्च करने के लिए वो तैयार भी होना चाहिए। मांग वक्र सामान्यता ढाल कैसी होती है? जब मांग वक्र की बात करते हैं, वक्र हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ऐसे बाएं से दाएं नीचे की ओर। क्यों होता है? क्योंकि मांग में वस्तु की कीमत में और मांग की मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है, यानी कि विपरीत संबंध होता है दोनों के बीच में। क्योंकि अगर वस्तु की कीमत ज्यादा है तो मांग की मात्रा कम होगी। यहाँ पर ये कीमत है और ये इसकी मांग है, जबकि वस्तु की कीमत कम होने पर मांग की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ ऐसे फिर कीमत कम हो गई, मांग की, इसलिए ये जो मांग वक्र होता है वो हमेशा ऋणात्मक ढाल बताता है, ऊपर से नीचे क्यों गिरता हुआ बताता है। किसी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती। किस प्रकार की? अगर वस्तु की कीमत में कमी हो या ज्यादा हो फिर भी उसकी मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती है, तो वो क्या होता है? दैट इज अनिवार्य वस्तु। क्योंकि अनिवार्य है, वस्तु का प्रयोग होना ही है। जैसे नमक की बात करते हैं, आप चाहे कुछ भी करें, कोई भी खाना बनाए, नमक चाहे कितना ही महंगा हो, कितनी भी कमी हो, आप नमक का उतना ही यूज करेंगे। आप खाने में हद से ज्यादा या बहुत कम नमक नहीं डाल सकते। एक लिमिट होती है, इसका यूज करना ही पड़ेगा। अब मान लीजिए नमक सस्ता हो गया, बहुत ज्यादा नमक यूज करेंगे, पॉसिबल नहीं है। 26, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्न में से कौन सा है? आपको बताना है मांग को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? कीमत, आय में परिवर्तन, उपभोक्ता। ये तीनों ही पॉइंट मांग को प्रभावित करता है, इसलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 27, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है। मान लो पहले हम वस्तु का ए का प्रयोग करते थे, अब इसकी जगह वस्तु बी का प्रयोग करना है, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज स्थानापन्न वस्तु। जब एक वस्तु की जगह दूसरे का प्रयोग हो सकता है उसे स्थानापन्न। जब दो वस्तु का एक साथ प्रयोग होता है उसको हम पूरक वस्तु कहते हैं। बट यहाँ पर लिए हम ऑप्शन नंबर डी बी चूज करेंगे। मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है, ये मात्रात्मक कथन है, ये दोनों है। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है कि जहां केवल यही बताया जाता है कि एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन उस वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। कीमत कब ज्यादा हो गई तो मांग कम हो जाएगी, कीमत कम हो जाती है तो मांग भी बढ़ जाती है। 29, सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के बीच कैसा संबंध होता है? अगर सामान्य वस्तु की बात करते हैं, नॉर्मल वस्तु की बात करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है ना, कुर्सी हो गया, फर्नीचर हो गया, यहाँ पर वस्तु की में कीमत और वस्तु के बीच हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मोबाइल है, जैसे ठीक है ना, मोबाइल की कीमत 10,000 रुपये थी और मोबाइल की कीमत कंपनी कहा कि वही कीमत अब 10,000 रुपये में हो जाएगी, तो जाहिर सी बात मोबाइल खरीदने वालों की खरीदने वाले ज्यादा हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। हमेशा सामान्य वस्तु में मांग और वस्तु कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? मांग में कमी, आय में कमी कारण होता है, क्रेताओं की संख्या में कमी होने से, उपभोक्ता की रुचि में कमी होने से मांग होती है, ठीक है ना। ऐसे में तीनों ही कारण मांग में कमी हो जाती है। इसमें ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी। 31, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? और मान लीजिए कॉफी की, क्योंकि कॉफी और चाय एक दूसरे की कौन सी वस्तु है? इसको बोलते हैं स्थानापन्न वस्तु।
और दोनों में विपरीत संबंध हो रहा है कि वस्तु की मूल्य में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग में भी वृद्धि होगी, ठीक है ना। एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग में यहाँ पर धनात्मक संबंध होता है, ठीक है ना। वस्तु की कॉफी का मूल्य बढ़ गया तो जाहिर सी बात है चाय पीने वाले, अब कॉफी पीने वाले भी चाय पीने लगेंगे, इसका मतलब चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 32, मांग की संकुचन तब होता है, मांग का संकुचन कब होता है, मांग का संकुचन मतलब मांग में संकुचन की स्थिति तब होती है। मांग का संकुचन मतलब होता है ये मांग है, पहले इतने कीमत पर इतनी आप संकुचन का मतलब होता है ई बार वन, जहाँ मांग की मात्रा में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। ये कब होता है, तब होता है जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। कीमत बढ़ती है, ऑप्शन है कीमत बढ़ती है, देखिए कीमत में वृद्धि हो रही है और मांग में कमी हो रही है, तो हम ये ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे। 33, मांग में परिवर्तन का कौन सा कारण है, जब मांग में परिवर्तन की बात करते हैं तो मांग में परिवर्तन कारण है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि। ये तीनों ही कारण से मांग में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हुआ और मान लो कीमतें उसकी बढ़ गई तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। जनसंख्या में वृद्धि होगी तब भी मांग बढ़ जाएगी। तो ये तीनों ही रीजन जो है मांग में परिवर्तन के कारण है। 34, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है, मूल्य में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि फैशन में, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे मांग को प्रभावित करने वाले कारक है, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 35, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या होती है, वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती है तो गिफिन वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। क्यों, गिफिन वस्तु ऐसी वस्तु होती है जहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। इसको हम किस नाम से, इसको घटिया या फिर निम्न स्तर वस्तु की है। जाहिर सी बात है इसकी कीमत कम होती है तो उसका और घटिया समझा जाएगा, लोग मांग ही नहीं करेंगे। कीमत बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तु की श्रेणी में आ जाएगी, तो इसकी मांग वस्तु कीमत में बढ़ने से भी बढ़ जाती है। किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल कैसी होती है, सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल हमेशा ऊपर से नीचे गिरती होती है, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक ढाल, ऑप्शन नंबर ए। आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो कभी भी घटिया वस्तुओं की मांग नहीं करेगा, यानी कि निम्न कोटि वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं या फिर गिफिन वस्तुएं बोलते हैं, दैट इज नोन एज गिफिन वस्तुओं की मांग जो है घटा देगा। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच कैसी होती है, धनात्मक होती है। गिफिन वस्तुओं के अंदर, क्योंकि सामान्य वस्तु नहीं है, यहाँ पर क्या होता है, गिफिन वस्तुओं की मांग, अगर गिफिन वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है इसकी मांग भी बढ़ जाएगी, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, और इसके बाद मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा चैप्टर नंबर 4 के, ताकि आपको एग्जाम से पहले पहले तक सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।